हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने लास्ट चैप्टर नंबर 6 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को आगे बढ़ाएंगे। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वाटर फॉर ऑल, कि वाटर जो है उसका अल्टीमेट सोर्स के बारे में हमने पढ़ा था और दूसरे सोर्सेज उसके कौन से हैं वो पढ़ा था। और साथ के साथ हमने पढ़ा था कि वाटर के ऊपर, रिवर्स के ऊपर हम डैम बनाकर हमें क्या उसकी यूज़फुलनेस है। और साथ के साथ हमने ये भी पढ़ा था कि डैम्स बनाने के हमारे कुछ प्रॉब्लम्स भी जो है वो क्रिएट होती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉल्यूशन ऑफ रिवर वाटर। तो हमारे पास रिवर तो है, रिवर सोर्सेज तो हमारे पास बहुत हैं, लेकिन क्या है कि हम उनको जो है वेस्ट मटेरियल उसके बीच में फेंक कर उसको, रिवर वाटर को हम डे बाय डे जो है वो पॉल्यूट करे जा रहे हैं, ख़राब करे जा रहे हैं। तो मेनली जो पोल्यूशन है रिवर वाटर का वो किस तरह से होता है कि जो अनट्रीटेड सीवेज है, सीवेज मीन्स कि जो भी घरों का वेस्ट मटेरियल हम जो है वो हमारी नालियों वगैरह में चले जाता है, दैट इज़ सीवेज। ठीक है। और साथ के साथ वो बिना हम ट्रीट किए उसमें से वेस्ट मटेरियल्स को बिना निकाले हम जो है उसको डायरेक्टली रिवर वाटर में डंप करे जा रहे हैं। और दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल वेस्ट को हम, इंडस्ट्री का जो भी वेस्ट मटेरियल लिक्विड फॉर्म में आ रहा है वो सारा का सारा हम जो है वो फेंके जा रहे हैं। कहाँ पर? अपनी रिवर्स में। और इस तरह से हमारी रिवर्स जो है वो गंदी होती जा रही है। एग्जाम्पल के लिए देखो कि रिवर गंगा है, वो गंगोत्री से जो है, हिमालय से गंगोत्री से निकलती है। तो वो 2500 किलोमीटर्स लंबा रास्ता गंगोत्री से बे ऑफ बंगाल तक का, गंगा सागर जिसको हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल में, तो वहाँ तक का रास्ता सारा का सारा जो है वो पूरा का पूरा कवर अप करती है। और ये जो है इतने ज़्यादा इसके रास्ते में इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रीज आती हैं और सारा का सारा वेस्ट इस गंगा में जाता है। और साथ के साथ ही जितने भी डर्टी ड्रेन्स हैं वो सारा का सारा सीवेज पानी जो है, सीवेज गंदा पानी जो है वो सारा हमारी गंगा रिवर में जाता है। और वेस्ट में जितने भी उसमें टाउन्स आ रहे हैं, उसके किनारों के ऊपर सिटीज़ आ रही हैं, वो सारे का सारा अपना जितना भी वेस्ट मटेरियल है इसी में फेंक के जा रहे हैं। तो इस तरह से जो गंगा रिवर है वो बहुत ही ज़्यादा पानी जो है उसका गंदा हो चुका है। तो इसके कारण जो है उसमें कई सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं वो क्या कर रहे हैं, फ़िश वगैरह को भी, गंगा के में जो भी मछलियाँ वगैरह हैं उनको ख़त्म करे जा रहे हैं। तो कंटामिनेशन का मीनिंग क्या है कि रिवर वाटर का गंदा होना। तो इसमें जो है, जो दो तरह फैक्टर्स से हम जो है वो पता कर सकते हैं कि कोई भी रिवर का वाटर जो है वो कंटामिनेटेड है। तो फर्स्ट है कि कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जब रिवर वाटर में प्रेजेंट है, और दूसरा है उसका हम पीएच जब हम देखेंगे। तो कॉलीफॉर्म जो है वो एक तरह का बैक्टीरिया है जो कि ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है। जब रिवर वाटर में ये यानी कि इसकी प्रेजेंस होती है, अगर हम रिवर वाटर में इसकी प्रेजेंस देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज़ कॉज करने वाले हैं, वो सारे बैक्टीरियाज जो हैं वो अब इस पानी में है। तो ये जो है कॉलीफॉर्म जो है वो ऑलमोस्ट वैसे हमारे लिए अब इनकी एक तरह से वो हार्मलेस है, लेकिन जब वो रिवर वाटर में उसकी प्रेजेंस दिखाई देती है तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी हमारे इंटेस्टाइनल बैक्टीरियाज हैं उनकी प्रेजेंस पक्का इस रिवर वाटर में होगी। तो कॉलीफॉर्म वैसे तो हार्मलेस है, लेकिन रिवर वाटर में उसकी प्रेजेंस बताती है कि ये पानी जो है वो कंजप्शन के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें और भी कई सारे बैक्टीरियाज जो हैं, हार्मफुल बैक्टीरियाज, वो प्रेजेंट हैं। मतलब कि इनकी प्रेजेंस ही जो है वो बता देती है कि रिवर वाटर गंदा है। दूसरा है कि पीएच जो है वाटर का। तो हमें ये आपको पता ही है कि वाटर जो प्योर वाटर है, जो यूजेबल वाटर है, वो 7 है। इनकी उसका पीएच जो है वो 7 होगा, मतलब कि ना ही वो इनकी एसिडिक होगा ना ही वो बेसिक होगा, मतलब वो न्यूट्रल है। अगर इससे ज़्यादा या कम उसका पीएच पाया जाता है तब वहाँ पर हमें पता चल जाता है कि ये इसमें जो है वो एसिडिटिक हो चुका है या बेसिक हो चुका है। तो जब वाटर का जो पीएच है वो 7 से कम हो जाता है तब हमें पता चलता है कि वो एसिडिक है।
और इस तरह से एसिडिक हो गया, मतलब कि वो वाटर पॉल्यूट हो गया। तो ऐसे ही गंगा एक्शन प्लान 1985 में चलाया गया। उसमें क्या था, रिवर गंगा को पोल्यूशन फ्री करना, पोल्यूटेड एरिया उसमें से निकालना उसको, और उसका वाटर जो है वो बिल्कुल पोल्यूशन फ्री करना। ठीक है, तो अब रिवर्स के साथ साथ ही अब और कहाँ से हमें पानी मिल सकता है, वेल से, ट्यूबवेल से, ये भी हमारे पास क्या है, सोर्स है। तो इनका सोर्स कहाँ से है, रेन वाटर से होता है। मतलब कि जो पानी है, बारिश होती है, बारिश जब सॉइल पर पड़ती है तो सॉइल जो है वो पानी को एक तरह से एब्जॉर्ब करती है, और वो बिल्कुल अंडरग्राउंड वाटर जो है वो सारा का सारा रॉक्स में, सॉइल के पार्टिकल्स में, सारा का सारा वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। और जब हम वेल्स को डिग करते हैं, मतलब कुआं खोदते हैं, तब हमारे पास वो कुएं का पानी निकल जाता है, मतलब वेल वाटर हो जाता है। जब हम मोटर्स के साथ हम डीप बोर करते हैं तो वो बोरवेल्स की फॉर्म में हमारे पास पानी जो है वो यूज़ होता है, ठीक है, निकलता है। तो हम इस वाटर को इरिगेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब सिंचाई के लिए, क्रॉप्स की, या फिर ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन इसका भी क्या है कि जब हम इसका बहुत ही ज़्यादा, जब अब हमने ट्यूबवेल्स वगैरह, बोरवेल्स वगैरह बना लिए हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सेस में हम यूज़ कर लेते हैं, तो वहाँ का वाटर लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है, और इससे क्या है, ग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल डिक्रीज़ हो जाता है। तो अब इसी को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें पर रेन वाटर का परकोलेशन, मतलब कि रेन वाटर जो है वो वेस्ट ना हो, वो सारा का सारा रेन वाटर, मैक्सिमम वाटर जो है रेन वाटर, वो सॉइल के में सीप हो जाए, सॉइल में, मिट्टी में नीचे तक चला जाए। तो इसी के लिए एक स्कीम होती है जिसको हम बोलते हैं, छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब ही क्या है कि रेन वाटर को स्टॉप करके, मतलब कि उसका उसका फ्लो रोक कर, उसको वेस्टेज रोक कर हमें ज़्यादा एफिशिएंटली उसको सॉइल में परकोलेट करना है, सॉइल में उसको हमें बिल्कुल नीचे तक लेके जाना है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में जो आसपास इनकी रूरल इंडिया है, मतलब कि जहाँ भी पुराने छोटे छोटे से गांव हैं, वहाँ पर क्या करते हैं कि रेन वाटर को जो है जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके वो इकट्ठा करने के कोशिश करते हैं। तो पुराने ज़माने से ही जो है लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे से पिट्स बना, खड्डे वगैरह बना लेते हैं, या लेक्स वगैरह बना लेते हैं, ठीक है, छोटे छोटे से मिट्टी के ही डैम्स बना लेते हैं, या फिर लंबी लंबी सी दीवारें बनाकर, ऊंची ऊंची सी दीवारें बनाकर उस पानी को रोक लेते हैं। ठीक है, तो ताकि वो जो है यानी कि जब बारिश नहीं होती है तब वो पानी जो है वो मैक्सिमम वो यूज़ कर सके। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो बहुत ही पुराना इंडिया में जो है ओल्ड एज प्रैक्टिस, मतलब कि बहुत पुराना इसका यूज़ जो है, टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती है। तो अलग अलग जगह पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अलग अलग तरह से नाम दिया गया है। तो जैसे राजस्थान में खदीन टैंक्स नदीज़ बोलते हैं, महाराष्ट्र में बंधराज ताल्स बोलते हैं, मध्य प्रदेश और यूपी में जो है बूंदीज बोलते हैं, बिहार में अहार्स पायन्स बोलते हैं, हिमाचल में हम लोग जो हैं वो कुल्हस बोलते हैं, जम्मू वगैरह में पोन्स बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह में अलग अलग नाम है, लेकिन सारे के सारे है क्या, ये सारा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग ही है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग ट्रेडिशनल तरीके से कैसे किया जाता है, तो उसमें क्या करते हैं कि एक लो लाइंग एरिया देखते हैं, ठीक है, तो वो जो है उसके आसपास दीवार, मिट्टी की एक छोटा सा दीवार बना लेते हैं जिसको बांध बोल देते हैं, ठीक है, और आसपास छोटा मोटा सा कुआं भी बना सकते हैं। तो आसपास के एरिया का जितना भी पानी है बारिश का, वो सारा का सारा इस एरिया में, खदीन इसको हम बोलते हैं, इसको मेन मतलब खदीन है ये। तो रेन वाटर सारा का सारा यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाता है। तो जो पानी जो है ओवरफ्लो, इनकी इस दीवार से ओवरफ्लो हो जाता है, वो यहाँ पर कुएं में इनको जो है वो निकाल सकते हैं। इनकी एक तरह का कुआं जो है वो इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये फिर रेन वाटर जो है वो सारा पानी इस एरिया में, खदीन में बंद करके क्या करते हैं कि फिर जो सूखे वाले दिन होते हैं उसमें उस पानी का यूज़ कर लेते हैं। तो रेन वाटर जो है वो इस तरह से हार्वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है कि जब पानी की इनको शॉर्टेज
ना हो, कि सारा साल ना हो। तो ग्राउंड कुछ पानी जो है वो ग्राउंड वाटर में भी चला जाता है, मतलब कि मिट्टी भी सोख लेती है। अब ग्राउंड वाटर का एडवांटेज क्या है कि ग्राउंड वाटर जो है, अब जो मिट्टी में सोख लिया पानी नीचे तक चला गया, वो इवेपोरेट नहीं हो सकता। दूसरा क्या है कि आसपास के जो कुएं होंगे उनका जो है वो वाटर जो है वो रिचार्ज होता रहेगा, मतलब कि उसका लेवल जो है वो डाउन नहीं जाएगा जब उसके आसपास के एरियाज़ में क्या होगा कि पानी का लेवल जो है वो बना रहेगा। उसके बाद जो ग्राउंड वाटर है उसमें मॉस्किटोज़ वगैरह नहीं आएंगे, क्योंकि अब वो जो अब हमने पानी को जोड़ के रखा है, कड़ा रखा है, उसमें तो पानी मच्छर वगैरह मक्खियाँ वगैरह की ब्रीडिंग करेंगे। बट जो अंडरग्राउंड वाटर चला गया उसमें तो मॉस्किटोज़ जो हैं वो ब्रीड नहीं कर पाएंगे ना। तो इस तरह से ये मॉस्किटो की ब्रीडिंग को भी जो है वो प्रमोट नहीं करता है। तो और क्या है कि वाटर जो है कि इस तरह से ह्यूमन एक्टिविटी से जो है या फिर एनिमल वेस्ट से गंदा भी नहीं होता है, क्योंकि अब वो ग्राउंड वाटर नीचे तक जा चुका है तो कंटामिनेटेड होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और फिर वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है तो वो जो है ग्राउंड वाटर जो स्टोर हो चुका है उसका जो है वो धीरे धीरे यूज़ करते रहते हैं, और इस तरह से वो अपना बिना बारिश के दिनों में भी सर्कल जो है पानी का उनका बना रहता है। ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जो है उस एरिया के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ के साथ इनकम भी लोगों की बढ़ेगी। और जो साथ के साथ क्या होगा कि वहाँ पर जैसे ड्रॉट्स है, फ्लड्स वगैरह हैं, ये भी जो है वो बहुत ही कम चांसेस होंगे उन एरिया में सब कुछ आने की, क्योंकि वहाँ पर सूखा तो पड़ेगा नहीं क्योंकि बारिश का पानी उन्होंने जोड़ के रखा हुआ है। ठीक है, फ्लड्स आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं क्योंकि प्रॉपर उन्होंने डैम वगैरह वहाँ पर बना लिया था, चाहे वो कच्चा ही डैम था लेकिन फिर भी डैम्स पानी का रोकने के लिए, बहाव रोकने के लिए उन्होंने बनाया था। अब ऐसे ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है आजकल सिटीज़ में भी जो है, अर्बन एरियाज़ में भी लोग जो हैं वो करने लगे हैं। तो इस रूरल एरियाज़ में जो है सॉइल तो होती है, कच्ची सड़कें वगैरह कच्ची होती हैं, ठीक है, आसपास, तो वहाँ पर तो इजीली पानी जो है वो अंडरग्राउंड चला जाता है। लेकिन सिटीज़ में क्या है, चारों तरफ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, मेटल्स के रोड बने हुए, सॉरी, प्रॉपर कंक्रीट के रोड्स बने हुए हैं, वहाँ पर जो है पानी जो है नीचे अंडरग्राउंड नहीं जा सकता है। तो उसके लिए सिटीज़ में जो पानी है वो वेस्ट ना हो, रेन वाटर वेस्ट ना हो, इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि प्रॉपर एरियाज़ जो हैं वो बना दिए हुए हैं जिससे रेन वाटर जो है वो प्रॉपर सॉइल में परकुलेट हो सके। इसके लिए क्या करते हैं वो लोग कि ग्राउंड लेवल से नीचे जो है वो एक परकुलेशन पिट बनाते हैं, मतलब कि आसपास का रेन वाटर जो है यहाँ पर ये एक स्लैब लगाते हैं, स्लैब में छोटे छोटे से पिट्स रख लेते हैं जिससे वो रेन वाटर जो है वो इस पर्कुलेशन पिट में चला जाता है। यहाँ पर कुछ जैसे पत्थर वगैरह, छोटी मोटी ग्रेवल्स, बजरी वगैरह रख देते हैं, कुछ सैंड रख देते हैं ताकि कुछ भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो यहाँ पर रह जाएं, और फिर जो पानी है वो नेक्स्ट आगे चला जाए। ठीक है, तो जो भी सॉलिड इम्प्योरिटीज़ होंगी वो यहीं पर रह जाएंगी, और फिर इस पर्कुलेशन पिट के नीचे एक और पिट बनाते हैं जिसको रिचार्ज वेल बोलते हैं, और ये वेल जो है यहाँ का लेवल जो है वो सॉइल के साथ जो है वो जुड़ा होता है। तो ये पानी जो है पर्कुलेशन पिट से कहाँ पर चला जाता है, रिचार्ज वेल में। रिचार्ज वेल से धीरे 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 ये वाटर जो है वो क्या होता है कि रिचार्ज होता है, मतलब कि सॉइल में सीप जाता है, मतलब सॉइल जो है उसको धीरे 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 एब्जॉर्ब कर लेती है। और ये रिचार्ज वेल जो है इसको उन्होंने एक कंक्रीट स्लैब से बंद करके रखा होता है ताकि ये पानी जो है गंदा ना हो। और यहाँ से जो है आसपास की सॉइल के जितनी भी आसपास की सॉइल है वो सारी की सारी सॉइल जो है वो वाटर, यहाँ जो पानी जो है सीप नीचे जा हो जा रहा है, सीप हो रहा है सॉइल में, तो ये वाटर जो है वो आसपास की मिट्टी को भी, आसपास के एरियाज़ को भी प्रॉपर, एक नहीं कई तरह के ऐसे हर जगह पर बने होंगे, हर सड़क पर, हर बिल्डिंग के आसपास, हर सोसाइटी में बने होंगे। तो यहाँ से वाटर जो है वो रिचार्ज होता जाएगा सॉइल में, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सिटीज़ में भी जो है अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो उसका महत्व लोगों को समझ में आने लगा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है कोल एंड पेट्रोलियम।
तो कोल एंड पेट्रोलियम हमने पढ़ा है कि दोनों के दोनों क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो मतलब कि डेड एंड डिकेइंग एनिमल जो कई हज़ारों सालों पहले जो है मर चुके हैं, तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में कुछ प्रेशर के कारण जो है वो आज हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये एक नेचुरल रिसोर्सेज है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो कोल जो है वो एक फ्यूल है जो हम अपने घरों में, इंडस्ट्रीज़ में हम यूज़ करते हैं। अब जो कई इंडस्ट्रीज़ में थर्मल पावर प्लांट जिनको हम बोलते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी कोल का यूज़ होता है। ठीक है, तो पेट्रोलियम जो है वो, उससे हमें क्या मिलता है, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, ठीक है, एलपीजी मिलती है, मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मिलती है। और उसके बाद हमारे पास डोमेस्टिक फ्यूल में जैसे अब केरोसिन ऑयल, वैसलीन वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, पेट्रोलियम से, क्योंकि ये सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये जो है हमारी अर्थ पर इनके रिजर्व्स जो हैं, इनके स्टोर्स जो हैं वो लिमिटेड है, और वो ज़्यादा टाइम तक हमें जो है वो यूज़ के लिए नहीं रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक यही है कि कोल एंड पेट्रोलियम जो है वो अर्थ पर इनका जो स्टोर है वो लिमिटेड है, तो वो धीरे 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 जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। कोल हम जो है कोल माइन से निकालते हैं, कोल की खानें होती हैं ना, तो कोल की खानें जो है वो डिग करके उनको खोद कर हम निकालते हैं। दूसरी तरफ पेट्रोलियम है, इसके कुएं होते हैं, ऑयल वेल्स जिनको हम बोलते हैं, तो वो भी अर्थ के नीचे से निकालते हैं। तो वो जो पेट्रोलियम निकलता है वो क्रूड पेट्रोलियम ऑयल होता है, जिसमें कई सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो निकलते हैं। जब हम इन क्रूड ऑयल को, ये है पेट्रोलियम, ये कोल है वो तो आपने देखा ही है, पेट्रोलियम ये है, मतलब पेट्रोलियम का मतलब होता है क्रूड ऑयल, तो जिसमें से कई सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं जैसे एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। ठीक है, तो ये इस तरह से हम कई सालों से, पिछले कई सौ सालों से इनका यूज़ करते आ रहे हैं ना, तो ऑलमोस्ट पेट्रोलियम जो है वो ऑलमोस्ट 40 ईयर्स, आने वाले 40 ईयर्स में ऑलमोस्ट ख़त्म हो सकता है, और कोल जो है ऑलमोस्ट 200 ईयर्स में ख़त्म हो जाएगा। और अगर बाय चांसली ये एक बार ख़त्म हो गए तो इनको बनने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और हम फिर वही अपने पुराने इरा में, पुराने टाइम में वापस आ जाएंगे, जब लोग लकड़ी के ठेले पर जाते थे, गाय भैंसों पर, इनकी सारी गाड़ियाँ बेकार हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो है इनका कंजप्शन जो है वो हमें बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। तो अब हम इनका कोल और पेट्रोलियम का कंजप्शन जो है वो कैसे कम कर सकते हैं, वो तो हमें पता ही है कि ये जो है धीरे 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 ख़त्म होते जा रहे हैं, इनका नंबर जो है, इनकी परसेंटेज जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो कौन से स्टेप्स ऐसे हैं जिनसे हम इनका जो कंजप्शन है वो कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कि अगर हम लाइट्स वगैरह, फैंस वगैरह, टेलीविज़न, जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं, उनको हमें, अगर वो बेफालतू चल रहे हैं ना, तो उनको स्विच ऑफ कर देना चाहिए। सेकंड है कि ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिकल चीज़ों का यूज़ करना चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सके। जैसे अब पहले हम वो बल्ब लगाते थे लाल से, तो अब CFL चलते हैं, जिन कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स चलते हैं। ठीक है, और ये जो है बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, आजकल तो LCDs वगैरह आ चुके हैं ना, तो ये ऐसे बल्ब्स जो हैं वो यूज़ करने चाहिए। ये देखो, पहले पुराने ज़माने में ये करते थे यूज़ हम। ठीक है, लेकिन अब इसके भी जो है, ये CFL है ना, आजकल तो LED बल्ब्स आ गए हैं, तो LED बल्ब्स को वो और भी ज़्यादा, CFL से भी ज़्यादा जो है वो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो अगर हमें लिफ्ट लगी है तो लिफ्ट की बजाय हमें सीढ़ियाँ चढ़ के जाना चाहिए। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, तो उसमें खाना पकाना चाहिए, क्योंकि वो जो है उससे LPG या केरोसिन ऑयल हमारा बचेगा। हमें स्टोव वगैरह जो हैं, गैस वगैरह, वो अच्छी क्वालिटी के यूज़ करने चाहिए, ताकि उसमें जो है ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो सके और जल्दी खाना पक सके। तो अगर धूप निकल रही है तो सोलर कुकर का प्रॉपर हमें यूज़ करना चाहिए। बायोगैस का यूज़ हमें ज़्यादा करना चाहिए अगर घर में हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स वगैरह हैं। ठीक है, तो थोड़े शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए हमें साइकिल का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और जहाँ पर बसेस वगैरह चल रही हैं तो वहाँ पर हमें अपना व्हीकल लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम इजीली जा सकते हैं, तो इससे पेट्रोल डीजल कम यूज़ होगा।
ठीक है। और ऐसे फ्यूल एफिशिएंट इंजन्स का हमें, मोटर व्हीकल्स का हमें यूज़ करना चाहिए जिसमें जो है पेट्रोल और डीजल की कंजप्शन कम हो। तो आजकल तो वैसे ही इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है वो चल पड़े हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है पोल्यूशन जो है, जब कोल और पेट्रोलियम जलते हैं तो उनसे जो है वो क्या होता है, पोल्यूशन होता है। तो अब जब कोल और पेट्रोलियम जलते हैं तो वहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो ये कब प्रोड्यूस होते हैं, जब ये प्रॉपर ऑक्सीजन में जलते हैं। लेकिन अगर उनको प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिले तब कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पर क्या आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो चाहे सल्फर डाइऑक्साइड हो, ये सारी गैसेस जो है वो हमारी हमारी हेल्थ के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तो क्या है, तो इन सभी में सिर्फ एक वाटर ही जो है वो हार्मलेस है, बाकी सारे की सारी गैसेस जो हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। तो कैसे अब ये हार्मफुल है, तो देखो कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये हमारे लंग्स पर सीधा अटैक करती है और ब्रोंकाइटिस जो है वो हो जाता है और कई सारी और डिजीज़ेज़ होती हैं। तो अगर सल्फर डाइऑक्साइड वाटर में जो है बारिश रेन वाटर में मिक्स हो जाए तो ये एसिड बनाती हैं और इससे हमारे ट्रीज़, प्लांट्स और इवन कि हम लोगों के ऊपर भी अगर पड़ जाए तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल बन जाती है। ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड की तरह नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी जो हैं ये भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम करते हैं और साथ के साथ एसिड रेन बनाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड तो एक पॉइजनस गैस है, अगर हम इसको इनहेल कर दें, मतलब कि हमारी बॉडी में चला जाए, तो ये रेड ब्लड सेल्स की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको ख़त्म कर देती है और फिर हमारा सांस रुक जाता है, सफोकेशन होती है और अगर हम ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करेंगे तो हमारी डेथ भी हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनस तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस मीन्स कि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है और हम सनलाइट को जब एब्जॉर्ब करेगी तो अपने आसपास के एरियाज़ को ये हीट अप करती है और इससे क्या है कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो इस तरह से ये सारे गैसेस जो है किसी ना किसी तरह से हमें जो है वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो इसीलिए हमें फॉसिल फ्यूल्स का सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए। एक तो ये लिमिटेड है क्वांटिटी में, जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, दूसरा कि ये जो है एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। तो लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का और आपकी 10th क्लास की बायो का, तो अगर हमें इन्वायरमेंट सेव करना है तो हमारे पास 3 Rs रूल है। 3 Rs मीन्स क्या है, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज़। रिड्यूस का मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा हो सके वो कम करना है हमें नेचुरल रिसोर्सेज को का यूज़, ठीक है। रिड्यूस मीन्स कि रिड्यूस करना है नेचुरल रिसोर्सेज का जो यूज़ है हमारी डेली लाइफ में, उनका यूज़ कम करना है या उनकी वेस्टेज को कम करना है। जैसे अब वेस्टेज उसकी रोक सकते हैं अगर हम लाइट्स ऑफ कर दें, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी सेव करके हम रिड्यूस कर रहे हैं कोल के प्रोडक्शन कंजप्शन को। साथ के साथ अगर हम वाटर वेस्ट हमारा जा रहा है, टैप जो है वो लीक कर रहा है या बेफालतू में चल रहा है, तो उसके टैप को बंद करके हम वेस्टेज ऑफ वाटर को रिड्यूस कर सकते हैं। प्रेशर कुकर में हम खाना बना रहे हैं तो एलपीजी को हम जो है उसके यूजेस को रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। साइकिल पर हम शॉर्ट डिस्टेंसेस पर जा रहे हैं तो इससे हमारा जो यूज़ है रिड्यूस जो है रिडक्शन है हमारी पेट्रोल डीजल की, वो कम हो रही है, ठीक है। तो अब सेकंड हमारे पास आता है रिसाइकिल। तो रिसाइकिल का मतलब क्या है कि जो हमारे पास यूज्ड मटेरियल्स हैं या हमने डिस्कार्ड कर दिए हैं, जैसे पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, कुछ भी ऐसी मेटल्स की चीज़ें हैं, ठीक है, इनको हम दोबारा यूजेबल बनाने के लिए इंडस्ट्रीज़ में हम जो है भेज सकते हैं ताकि नई चीज़ बनकर ये रिसाइकिल होकर जो है वो हमारे लिए नया प्रोडक्ट बनकर आ सके, ठीक है। तो हम देते हैं ना कबाड़ी वाले को, तो वही क्या है, रिसाइकिल आ जाता है। सो नेक्स्ट आता है लास्ट
रीयूज़ का मतलब क्या है कि उसको दोबारा यूज़ करना। कि जैसे अब हमारी बॉटल जो है, जैम की बॉटल जो है वो ख़त्म हो गया जैम उसमें, लेकिन जैम की बॉटल तो हमारे पास आ गई बेकार, तो हम उसको जो है रीयूज़ कर सकते हैं। उसमें हम स्पाइसेस डाल सकते हैं, शुगर डाल सकते हैं, चाय पत्ती, दाल, कुछ भी जो है वो हम उसका यूज़ जो है वो नए तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने उसका रीयूज़ करके हमने वेस्टेज जो है वो कम किया है, वेस्ट को हमने बचाया है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है और इसके साथ साथ हमारा सिलेबस भी क्लास 10th का यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो होप सो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।